Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan. कतर उस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं. They are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. An attack going on. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. कराची के हवाले से जो भी काम हो आईनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए. जिनका आगाज ही मारे जाने से होता है तो उनके साथ किस किस्म की बात हो सकती है. अगर फौरन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करता है बशमूल अफगानिस्तान के, उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा. अफ़गान तालिबान रजीम ने बिलाखिर घुटने टेक दिए. अफ़गान तालिबान रजीम के तर्जमान मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कतर में तयशुदा मुआहदे के तहत अपने बयान में कह दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा. वैसे तो दुरुस्त है कि चंद दोस्त ममालिक यानी कतार, तुर्की, मलेशिया और इवन ईरान उन्होंने मदद की इस जंग बंदी में, लेकिन पाकिस्तान की 2-3 स्ट्राइक्स काम कर गईं. अफ़गान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मुल्ला अमीर ख़ान मुतक्की दिल्ली में बैठकर हमें सबक दे रहे थे पाकिस्तान को कि अगर अफ़गानों का रद्द अमल जानना है तो किसी अंग्रेज़ से पूछें, आप अमेरिका से पूछें, आप सोवियत यूनियन से पूछें. लेकिन अब मुल्ला अमीर ख़ान मुतक्की से कौन पूछेगा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद आया था और उसने क्या कर दिया था. पाकिस्तान की कामयाबियों के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने वाशिंगटन में एक बात की. मैं ज़रूर उस पर बात करूँगा कि जियो स्ट्रेटजिक हालात पाकिस्तान की फेवर में हैं, लेकिन इन फेवरेबल बेहतर हालात का पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होगा, ये भी हम आज प्रोग्राम में जानेंगे. मुमताज़ तजियाकार आज हमारे रूबरू हैं जनाब हफीज़ुल्लाह ख़ान न्याज़ी साहब, जनाब मदर अब्बास साहब, जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब. मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ. न्याज़ी साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करने वाले, ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स की सपोर्ट नहीं की जाएगी. अफ़गान तालिबान रजीम लिखने में तो मान गई, लेकिन इस पे वाकई अमल होगा? भाई साहब, एक होता है आपके सामने एक सरे आईना और एक होता है पसे आईना. जी जी. कि आप एक सामने वो कहते हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ सामने कुछ हो रहा होता है, अंदर कोई और कहानी होती है. आपने देखा कि चंद मेरे साल मेरे ख्याल में नहीं गुजरा इस बात को कि ईरान ने हमारे ऊपर, हमारे अंदर मुल्क में आके एक टारगेट किया था, मिसाइल मारा था. और फिर ऐसे खौफनाक बयानात हमें सुनने मिले थे कि जैसे एक जंग, बहुत बड़ी जंग जो है ईरान और पाकिस्तान का छिड़ने वाली है. फिर पाकिस्तान ने मार दिए और चंद महीने बाद पता चला कि पाकिस्तान और ईरान के अंदर जो आज कुर्बत है और खसूसन इसराइल के हमले के बाद जिस तरीके से उनकी पूरी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, उसके बाद लगता था कि इनसे ज्यादा करीब इस वक्त दो मुल्क में जो मिसाली थी वो तो है हमारे और चीन के, जिनकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जा रही है हर जगह पे 400, और वही मिसाल अब ईरान की बन गई थी. तो कोई अगर आपको वही नहीं कि 4-6 महीने बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत जो है या अफगान हुकूमत जो है ये शीरो शक्कर नजर आए और यकजान 2 कॉलम नजर आए, कोई वही नहीं है. क्योंकि मैं इस लड़ाई को से कन्विंस ही नहीं हूँ. ठीक है, वैसे पाकिस्तानियों में अफसोस भी था, गुस्सा भी था. जो मालूमात हमारे पास है उसके मुताबिक हम समझते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है. हमारे मुल्क के अंदर हमारे बेचारे जो जवान जो शहीद हो रहे हैं, यहाँ तक एक लेफ्टिनेंट कर्नल हमारा इतना कीमती अफसर, इतनी हमने मेहनत, इतनी इन्वेस्टमेंट करके एक बंदे को कर्नल तक पहुँचाया है, वो बेचारे लुकमा अजल बन गए, शहीद हो गए और ये बड़ा ये रुतबा पाया. ये सारी चीज़ें मौजूद थी. लेकिन मुझे मालूम था कि जी मैं अब कहें पता नहीं वो किस एंगल से बैठेगा. मैं बता दूं कि जितने हमने टारगेट्स किए हैं वहां पे मारे हैं, हमें अफगानिस्तान के अंदर से हुकूमती सतह पर उसकी पूरी हमायत और मदद हासिल रहनी चाहिए. ये मेरा अपना अकीदा है. कोई तुक नहीं बनता, मैं 100% गलत हूँगा, मैं दूर की कोड़ी लाऊंगा, लेकिन मेरा बिल्कुल इस बात कन्विंस्ड हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान है ये हमारे साथ, अगर ये लोग अगर हमारे साथ नहीं है ना, या इनके दिलों में हम अगर नहीं घर कर सके ना, या जगह नहीं बना सके, तो फिर हमारी दुनिया में किसी जगह नहीं है.
फिर दुनिया में सारी अनहोनियां हो सकती हैं, सारी अनोखी चीजें हो ये सकती हैं। वाकई न्याय साहब मैं तो ये समझता हूं कि ये इंशाअल्लाह बैठेगा और इसमें हम सारों को खत्म कर देंगे। जितने हमारे दुश्मन है उनको हम आप चंद दिनों में सुनेंगे कि हमने बड़े बड़े नामवर किस्म के दहशतगर्द जो है वो ऑलरेडी लुक़मा अजल बन चुके हैं और कुछ बनेंगे और ये आपको खबरें सारी पहुंच जाएंगी। चले, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की। और जो पसे आईना आप बात कर रहे थे, यही तो न्याय साहब आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मदर अब्बास साहब, ये फरमाइए कि अब ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी का यानी मॉनिटरिंग का एक मेकनिज़म बनना है। 25 अक्टूबर को तुर्की में ये मुज़ाकरात होने हैं, तो क्या इतनी जल्दी ये सारा कुछ बन जाएगा? और जो न्याय साहब एक खुशखबरी दे रहे हैं कि सब दहशतगर्द ख़त्म हो जाएंगे, ये है पॉसिबल? देखिए, पिछले 30-40 साल में तो नहीं हो पाया ये। अब चाहे आपके आजकल के हालात आपके मवाफ़िक़ क्यों ना हो, आपको अफ़गानिस्तान को समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि जो अफ़गानिस्तान की या तालिबान रजीम जो दावे कर रही है, ज़ाहिर है उन्होंने जो दोनों जंगें जीती हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है अमली हिमायत शामिल रही है। मदर साहब, सारा का सारा पाकिस्तान है उसमें, इसमें आप मैं वही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं वही बात कह रहा हूँ। लेकिन उसके बीच हुआ क्या? उसके बीच हुआ ये कि हमसे जो बड़ी बुनियादी सियासी गलतियां हुई हैं, जिसकी बिना पे हम हमारी ज़मीन जो है वो दहशतगर्दियों की अमाजगाह बन गई, वो भी हमारी गलतियां ही हैं ना। मतलब ये तालिबान की फॉर्मेशन कहाँ हुई थी? तालिबान की फॉर्मेशन अफगानिस्तान में तो नहीं हुई थी। ये तालिबान की फॉर्मेशन तो पाकिस्तान में हुई थी। ये जो मारिद वजूद में आए थे, ये कहाँ आए थे? ये कोई काबुल में तो नहीं आए थे, ये तो यहीं आए थे। उसके बाद भी जो सूरत हाल रही है, ये हमारी उन गलतियों के नताइज हैं। आज अफगानिस्तान में आप मुझे बताएं कि जब ये अब अमरीकी वहाँ से चले गए और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बन गई, तो हमने तो बड़े इत्मीनान का इजहार किया था उस पर, और हमने तो ये तवक्को की थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। लेकिन इसने पिछले 20-25 सालों में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई है, उसमें इन सारी तंजीमों के ऑफशूट्स जो हैं वो शामिल रहे हैं। उसमें चाहे वो TTP हो, चाहे उसमें फिरकावाराना जमातें हों या दीगर जमातें हों। आज जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान खाइफ किससे हैं? तालिबान का मसला ये है अफगान तालिबान का कि वो TTP को जिस तरह माजी में वो कर सकते थे कट टू डाउन, वो नहीं कर पाए। आज जो सूरत हाल है, उनको खौफ TTP या उस दीगर जमातों नहीं, उन्हें खौफ जो है वो ISS से है। और उन्हें खदशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि TTP के खिलाफ वो कार्रवाई करें और TTP जो है वो जाके IS से मिल जाए। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे DI खान और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, उसमें दाइश का अमल दखल मौजूद है। और कुछ नहीं तो आप अगर JUI के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन पर अब तक जितने हमले हुए हैं उसमें ज़्यादातर हमलों में उन्होंने दाइश पे शक का इजहार किया है कि दाइश उनके उसमें है। तो तालिबान ये ज़रूर सोच रहे हैं कि अगर हम TTP के ख़िलाफ़ जो है एक मुनज़्ज़म वो कार्रवाई करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दाइश हम उनके लिए ज़्यादा बड़ा ये अहम नुक्ता आपने रखा। मलक साहब, क्या वाकई ये तालिबान, अफ़गान तालिबान, अब तो रेजीम है, अब तो हुकूमत है उनके पास, उनके अंदर ये खौफ है और उस खौफ का फिर नुकसान अगेन पाकिस्तान को पहुंचता रहे कि TTP को वो राज़ी रखना चाहते हैं, वो ISS के साथ ना मिल जाए जाकर, और ये पाकिस्तान पर फ्रीली अटैक करते रहते हैं। लेकिन अब तो मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कह दिया कि ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो सस्टेन करेगा ये वादा उनका? शुक्रिया प्राची साहब। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान की पूरी सूरत हाल को समझने के लिए इस सारे बैकग्राउंड को देखना बड़ा ज़रूरी है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत और उससे पहले हुकूमतें, पाकिस्तान का किरदार, जो हम कहते हैं ना हमसे गलतियां हुई, यकीनी बात है हमसे गलतियां हुई होंगी, सियासी गलतियां भी हो जाती हैं हुकूमतों से, बाज़ औक़ात पॉलिसियां आपकी शिफ्ट कर जाती हैं। तो अफगानिस्तान को मैंने बड़े क्लोजली वॉच किया है पिछले, अगर आप के मुझसे कहें कि 40 वर्षों में अफगानिस्तान को मैंने बड़ा क्लोजली बात चीज़ें देखी हैं और बाज़ वाक़यात का मैं चश्मदीद गवाह भी रहा हूँ।
ये जो हम कहते हैं जी कि हम अफगानिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क था, हमने हर मौके पे अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। जो गलतियां की हैं, अगर मैं आपको वो भी आपके सामने आए रख देता हूँ। ये अफगानिस्तान से जब रशिया निकला, इस बहस में पड़े बगैर कि उस अमेरिका ने कब इमदाद शुरू की थी, 83 के करीब अमेरिका आया था मैदान में। हम 79 से पहले जुल्फकार अली भुट्टो सरगोदा बुला के इन अफगान मुजाहिदीन से मिल चुके थे, जिसमें एक मदियार साहब थे, सैयाफ साहब थे, बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब थे। इसलिए कि तमाम अफगानिस्तान के जो लोग थे राइट विंग के, वो भुट्टो साहब से ये कहने आए थे कि रशिया मुदाखलत कर रहा है, रशिया कब्जा कर सकता है, पाकिस्तान हमारी मदद करे। और हमने उसी दिन से पाकिस्तान ने भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान उनकी मदद शुरू कर दी थी। फिर 79 के बाद हम जिस तरीके से खुल के मैदान में आए, हमने बड़ी कुर्बानी दी के बाद। जब ये अफगान मुजाहिदीन आपस में लड़ पड़े, आपको याद होगा खाना काबा ले जाएंगे। जी, ये खाना काबा में मक्का अकॉर्ड हुआ था, मक्का अकॉर्ड हुआ था। पाकिस्तान की हुकूमत ने किरदार अदा किया, इन्होंने हलफ दिया कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जब आपस में नहीं लड़े, जो भी मदद साहब बात कर रहे थे, तालिबान अफगानिस्तान में ही बने। इसी होस्ट के अंदर अफगान तालिबान को हमने बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, चारा सियाब ने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। जब ये बने, वहां पे पाकिस्तान से सपोर्ट थी, यहाँ से जनाब हकानी साहब की सपोर्ट हासिल थी, मौलाना फजल रहमान से, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सारे ग्रुप्स उस वक्त इनके साथ मिलते चले गए। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कुरान पाक लेकर तमाम मुजाहिद ग्रुपों के पास जाया करते थे, जंग बंदी कर दो, ये कुरान हम आपके पास लेकर आए। और उसके नतीजे में पॉपुलैरिटी हासिल करके अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर। मलिक साहब, एक आपने बैकग्राउंड दिया, मुझे इजाजत दें, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मलिक साहब, कौन जीता? अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ स्ट्राइक्स जीत गई, हुकूमत का मौक़िफ़ जीत गया, या खान साहब जो कहते थे कि इनसे कोई बातचीत नहीं होगी, उनकी मुखालफत जीत गई? खान साहब या तो ला इल्म है, या खान साहब जानबूझ के इस किस्म के सियासी बयान देते हैं। पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात हर दौर में होते रहे हैं। मैं सारी अभी आपके सामने पूरी लंबी फहरिस्त रख सकता हूँ, लेकिन आपके पास वक्त नहीं होगा प्रोग्राम के लिए। मुज़ाकरात भी होते रहे, लेकिन हम आखिर में तंग आ गए। वो कहते हैं तंग आमद जंग आमद, यानी हम इनकी मिन्नतें कर करके थक गए। हमने मास्को में मिन्नतें की, मास्को मुज़ाकरात में, हमने कतर में मिन्नतें की, हमने 5 बार वज़ीर ख़ारजा को भेजा जाके जनाब इस सरजमीन को हमारे साथ इस्तेमाल ना होने दें। यहाँ प्रॉक्सीज जो बन रही हैं, या कैंप्स बन गए हैं, या ट्रेनिंग कैंप बना लिए गए हैं। ये पक्तिका से लेके, खोज से लेके, गर्देश से लेके, वो आप देखें चमन के बॉर्डर तक इन्होंने कैंप्स बना लिए। हमने इनको कहा वहां से लोग आते हैं, दस्ते तश्कील पाते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। हम कुर्बानियां दे दे के हमारे मासूम शहरी थक गए हैं। ये रुकने वाले नहीं थे। असल मसला ये जिसका मदर साहब ने जिक्र किया, ये कभी खौफ खाते हैं ISS से, कभी दाइश से खौफ खाते हैं, कभी आइडियोलॉजी की इनकी कहीं ना कहीं मिल जाती है। मैं आपको ये अर्ज करूं, इसको मैं नेगेट नहीं कर सकते। बेशक ये परसेंटेज 15 या 20% हो, लेकिन आइडियोलॉजी है। दुनिया में 2 लोगों से मुज़ाकरात प्राचा साहब मुश्किल तरीन होते हैं, जहाँ की हुकूमत और जहाँ की जो फौज हो, वो दोनों बंदूक बरदार हों। हुकूमत बंदूक बरदार नहीं होती। किसी भी बंदूक बरदार से मुज़ाकरात करना आसान काम नहीं होता। वो समझता है हर काम ही बंदूक से होता है। जो ज़बान समझते हैं उसी में जवाब दिया गया। इधर प्लीज रुकिएगा। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने वो स्ट्राइक्स करके उन कैंप्स को ये बता दिया कि भाई बस कर दें, अब यहाँ से किसी को नहीं आने देंगे। और अब नोट कीजिएगा, अब ये रोकेंगे बॉर्डर्स के ऊपर, पाकिस्तान ये आने से रोकेंगे और इनको रोकना पड़ेगा। और वैसे भी कमिटमेंट उन्होंने इस मुआहदे में कर दी। मदर अब्बास साहब, इसी मुआहदे के हवाले से या टॉक्स के हवाले से कतर ने, तुर्की ने, मलेशिया के वज़ीर आज़म ने उधर भी कॉल की, इधर भी कॉल की, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुल्ला अमीर मुतक्की से बात की। तो ये कितना इनकरेजिंग है कि मुस्लिम ममालिक मिलकर 2 मुस्लिम ममालिक को राज़ी कर रहे हैं कि जंग बंद करें, और जंग बंद हो गई। देखिए, टेररिज्म के खिलाफ 2 आपके पास बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, हम कभी फॉलो ही नहीं करते ना। ये 40 साल से आपका पूरा मुल्क जो है ना दहशतगर्दी की लपेट पे है। आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, आप आयरलैंड की मिसाल ले लें, कैसे खत्म हुई वहां दहशतगर्दी, कितनी दहशतगर्दी थी वहां। श्रीलंका में खवातीन खुदकुश बमबार और एक अजाब था। कैसे खत्म हो गया सब कुछ? इसलिए कि कहीं ना कहीं एक विल मौजूद थी, विल टू एरेडिकेट टेररिज्म, दहशतगर्दी को खत्म करना, इंतहा पसंदी को खत्म करना।
जब आपने एक फैसला कर लिया तो आपने कर लिया। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, तो वहां सियासी सहूलतकारी आ जाती है। वहां कहीं ना कहीं दिफा किया जाने लगता है उस चीज का। जी, अपोलोजेटिक आ जाते हैं दरमियान में। आप फैसला कर लें कि मुल्क से गैर कानूनी असला खत्म करेंगे, आप असला की सारी फैक्ट्रियां बंद करें, क्यों नहीं बंद करते? क्यों मुल्क के अंदर जो है लाखों की तादाद में गैर कानूनी असला मौजूद है? क्यों, कब, कितनी मर्तबा आपने कितने ऑपरेशन में फैसला किया कि खत्म करेंगे? क्यों नहीं खत्म किया जाता? इसलिए कि सहूलतकारी मौजूद है, इसलिए कि उससे अरबों रुपया जमा होता है, इसलिए आप नहीं खत्म करते। तो जब आप नहीं खत्म करेंगे, आज एक ग्रुप है, कल दूसरा ग्रुप आ जाएगा। आप देखेंगे कितने ग्रुप तश्कील पा गए हैं, तो और उनको सहूलतकारी अफगानिस्तान में मिलती है, यहां वो दहशतगर्दी करते हैं, अफगानिस्तान में जाके पनाह लेते रहे हैं। आज से थोड़ी पनाह लेते रहे, 90 से ही सिलसिला जारी है इसमें। ये जो जब तक आप इसमें क्लैरिटी, आप कोई भी मुल्क आपकी मदद कर ले, जब तक आपका अपना मैकेनिज्म सही नहीं होगा, जब तक आप खुद एक फैसला नहीं कर पाएंगे। आप देख लें, अभी हाल ही में आप एक ग्रुप खड़ा होता है, क्योंकि आपको उस ग्रुप से सियासी फायदा उठाना होता है, लिहाजा उसको इनकरेज करते हैं, फिर एक दूसरे ग्रुप को खड़े कर देते हैं उसके सामने, उनको इनकरेज करते हैं, उनको मुसल्ला करते हैं। तो जब तक हमारी यहाँ रियासती सतह पे क्लैरिटी नहीं आएगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि आती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उस वक्त तक आप दहशतगर्दी, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पाएंगे। अपने अंदर क्लैरिटी लाएं। अच्छा, आप क्लैरिटी और विल की बात कर रहे हैं नियाज़ी साहब, यही सवाल आपसे है। क्लैरिटी एंड विल अब तो नज़र आ रही है, यानी जो पंजाब में वाक़यात हुए, मुरीद के में जिस तरह से सामने चीज़ें आई, और बिल्कुल एक क्लैरिटी भी नज़र आई, एक विल भी नज़र आई। इसी तरह अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे एक क्लैरिटी भी नज़र आई, एक विल भी नज़र आई। 1 पॉइंट एजेंडा दिया गया इन मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान रजीम को कि ये आप पनाहगाहें बंद करवाएं, इनकी सपोर्ट बंद करें, वरना हम इसी तरह से इधर कुछ होगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। और उसका नतीजा यही निकला कि आज मुल्ला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाकायदा बयान दे दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी। दो राय नहीं है, हमेशा क्लैरिटी भी थी और विल भी थी। स्ट्रेटेजी चेंज होती रही है कि आप कैसे करना है, आप कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि हमने गुडमेंट कर रहे हैं, मुजाहिदीन और चीज थे, तालिबान और चीज थे। मुजाहिदीन सियासी जमातें थी, वहां की पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको मौका नहीं मिला था, जो एक स्पेस कर रही थी। ठीक है, वो थी राइटिस्ट पार्टी थी, इस्लामिस्ट पार्टी थी, जो इक़्तिदार में थी वो लेफ्टिस्ट पार्टी थी, वो एक और बहस है। तालिबान और है, कंधार से शुरू हुए, अभी मलिक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, वहीं की पैदावार थे। मदरसे बिल्कुल पढ़ते रहे, आज भी पढ़ रहे हैं। यकीन है, मेरे बचपन में ये बिल्कुल ऐसा होता था कि ये पैबंदे आते थे अफगानिस्तान से, सर्दियां जब होती थी, मौसम सख्त होता था, वो बेचारे यहाँ लकड़हारे बन के सारी मजदूरियां, ये मलिक साहब के इलाके में, मेरे आपके इलाके में आके ये सारा दिन मजदूर यही होते थे कंस्ट्रक्शन के, कबायली अरसा दराज। ये हम खुद उनको दमानी कहा करते थे। अब आए मेरे पास बात आगे बढ़े। मैं ये बता रहा हूँ जी कि आपको जो साहब को नजर आ रहा है, हम ऐसे, मैं कम से कम मैं आप चारों में से वाहिद हूं जिसकी कसम पुरसी है कि वो नहीं इसके अंदर ताक झांक कर सकता। ये ऐसे नहीं है मैं सतही तौर पर इसके बारू और एक्सपर्ट ओपिनियन दूं। ये मैं बार बार कहता हूं कि मेरी समझ बालातर है। मैं 2 चीजें देता हूं। 91 के अंदर मैं गया, वहां पे हमीद गुल साहब भी थे, इजाजुल हक साहब भी थे, वहां पे मुजीबुर शामी साहब भी थे, अल्ताफ कुरैशी साहब भी थे। मैं यकीन जाना कि वहां पे पुल चरखी मस्जिद जो सबसे बड़ी काबिल की मस्जिद है, हम गए, पूरी मस्जिद जिसके कहते हैं कि 20-25 हजार बंदा नमाज पढ़ सकते हैं वहां पे। पाकिस्तान जिंदाबाद के और जनरल जिंदाबाद के नारों से दहल रही थी। मौजूद सारे किलेले जल साहब को, शामी साहब को, उन्हें कहा क्या मंजर बना देते। अफगानिस्तान में लोग हमारे पाँव चूमते थे, हम सारे मुजाहिदीन को मिले। फिर कहा, इसके बारे में अभी इरफान सिद्दीकी साहब चंद दिन पहले जियो में बता रहे थे कि मुल्ला उमर ने कहा कि हम अपनी पोतों के पोतों के पोतों के पोतों को कहा कि हमेशा के लिए बता दो कि ये पाकिस्तान का एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। क्या आपका ख्याल है कि एक दिन में तब्दील हो जाता है? पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी है उनकी। शाम के बाद
बहुत कुछ तब्दील हो गया है। 4 बंदों ने, दाइश, अलकायदा, जब जिसका कुछ इस्तेमाल किया है, तालिबान के वो ग्रुप, इनको बैरूनी ताकतों ने इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के अंदर भी इनका टारगेट असल में चीन है, चाहे वो फितना खवारिज है, चाहे BLA है, चाहे कच्चे के डाकू हैं, हर जगह पे आके कहीं ना कहीं पे आके असलम इनके पास एक ही है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक है। शाम के बाद तालिबान हुकूमत जो है उस दिन से दहल रही है। मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को बचा रहा है। मैं आज भी कहता हूं हम एक ही पेज पे, मैं आज भी कहता हूं कहना नहीं चाहिए बातें पति हमारे हक में नहीं जाती ना, ये डिस्कस करने वाली। मैं बार बार कहता हूं ये टीवी टॉक शो नहीं है। जितने निशाने लिए हमें उन्हें वहीं से पता चला होगा। और हमारी अपनी इंटेलिजेंस बहुत तकड़ी है। हम तो नामसाइद हालात में अमरीकियों को नाकों के चने चबाए हैं। ये रेगन ही था ना, प्रेसिडेंट रेगन था। जी ये वैसे ये व्हाइट हाउस रिसीव किया था। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो ऐसे ही थे, यही लोग थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई। आज के फिर हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग जो है ना, इनके मैं उनमें नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों के लिए पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत है। ये पाकिस्तान के लोग जो है ना, ये न्याय साहब आपने जो मुल्ला अल्टीमेटली फैसला दे देते हैं, हमारे से नफरत है। आपने मुल्ला उमर वाली जो बातों में नहीं पड़ता, मुल्ला उमर वाली जो बात आपने की, तो गुज़श्ता रात जो मुआहदा हुआ, मुल्ला उमर के बेटे वज़ीर दिफा अफगान तालिबान रजीम मुल्ला याकूब भी उस मुआहदे में मौजूद थे। उन्होंने ही टास्क किए। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मदर अब्बास साहब, जो बानी PTI की पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, लेकिन जब ये अफ़गानिस्तान के साथ ये मसला बना तो इवन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी कल यही बात की कि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होगा तो हम पाक फ़ौज के साथ होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की। तो फिर तनकीद क्यों होती है? वो तो तनकीद करने वाले जाने। मैं तो फिर अगेन देखें, न्यादी साहब जो बात कर रहे थे या मलिक साहब बात कर रहे थे, अगर आप इनकी बातों का ही जायजा लें तो ये सारी स्ट्रैटेजी तो हम बैठ के बनाते थे अफगानिस्तान की, कि कहाँ कहाँ कब्जा करना है, कहाँ कब्जा नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। आप नसीरुल्लाह बाबर का किरदार देख लें, आप इवन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अच्छा, जब दुनिया हमें ताने देती थी तो हम गुस्से में आ जाते थे। वो क्वेटा शूरा का ताना देते थे, वो हकानी नेटवर्क का ताना देते थे, हमें गुस्सा आ जाता था। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, यही तो कह रहा हूँ कि ये शुमाली वजीरिस्तान ऐसे ही तो हाथ से नहीं किया था आपके। जुनूबी वजीरिस्तान सवात तक पहुंच गए थे, ये कोई ऐसे ही तो नहीं हुआ था। ये हमारी ही गलतियां थी। अब इसको आज हम तस्लीम करें ना करें, ये हमारी मर्जी है, लेकिन ये हमारी ही गलतियां थी। यहाँ जो असला ये जो कराची 80 से लेके 2013-2014 तक रहा है कराची, ये ऐसे ही तो नहीं बना। कराची ढेर असला का ढेर ऐसे ही तो नहीं बना है। तो हम इन चीजों को रियलाइज करने का, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये न्यादी साहब कह रहे हैं कि विल रही है, हमेशा से स्ट्रैटेजी नहीं रही, विल भी डिवाइडेड रही है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी रही है। मैंने कहा ना कि आज भी आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें हो, अल्लाह करे ये चीजें हो जाएं, अल्लाह करे हो जाएं। अफगानिस्तान एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे रहे, अपनी हुकूमत करे, वो कोई भी निज़ाम वहां लाना चाहे, ये उनका राइट है। किसी तरीके से हमारा अपना मुल्क है, हमारी सरजमीन, किसी भी तरीके से किसी भी अंदाज में दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ये हमारा रिजॉल्व होना चाहिए। जो हम बरस से हम वो रिजॉल्व एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसे आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां मगरिब के बाद नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप मुझे बताएं, कोई जवाब देगा? ये वैसे बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी के लिए तो ये पॉलिसी जो हार्ड स्टेट वाली बात आई है, ये चीजें हो जाएं। जी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इधर रुकिएगा न्यादी साहब, अच्छी बात मदर अब्बास साहब ने की कि ये चीज़ें हो जाएंगी। और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी कह रहे हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं वो बेहतर हैं पाकिस्तान के हक़ में। पाकिस्तान को फ़ायदा तो उठाना चाहिए फिर अपनी आवाम के लिए। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हम फ़ायदा का क्या समझते हैं। ये कई चीज़ें टेंजिबल नहीं होती।
कि आपको एक उसकी नाप तोल के शारी निजाम पे सामने रखे, आपने सारी गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब मुझे देखे तरतीब दे दे वाकयात की कि कहां से शुरू हुआ। 1948 के अंदर जलालाबाद जो में आजाद पख्तूनख्वा का रेडियो स्टेशन बना था, उसमें क्या पाकिस्तान का किरदार था? फिर उसके बाद कहां से आए? दाऊद का जब कत्ल हुआ, किसी को पता क्यों हुआ? जब पाकिस्तान से राब्ता किया, कत्ल कर दिया गया। हमारा तो कोई रोल ही नहीं था तब तक। हम तो उनसे ये थे कि वो वाहिद मुल्क था जिन्हें यूनाइटेड नेशन में हमें कबूल नहीं किया था। उसकी वजह ये वो मुल्क नहीं था, उसके अवाम नहीं थे। वो एक कम्युनिस्ट रशिया के जेर असर में था बादशाह, लेकिन पूरा उनके न्याय साहब अब तो हालात बदल गए ना। अब तो वो बात सुने ना, कोल्ड वार खत्म हो गई। अब तो कोल्ड वार की रियलिटीज खत्म हो गई। आप मुझे क्लैरिटी करने दें, कब छोड़े ना। आप हकानी नेटवर्क कब शुरू है? हकानी नेटवर्क तो 2008 के अंदर आपने पहले सुना होगा। जलालुद्दीन हकानी तो मुजाहिद थे, बाद में उन्होंने आगे तालिबान के साथ थे ही नहीं, मुलोमा के साथ। वो तो जब स्ट्रगल शुरू हुई तब इनके साथ आके मिले, और पाकिस्तान ने वो स्ट्रगल शुरू कराई होगी, क्यों ना कराए भाई? अब मुझे नहीं समझ आती कौन सी क्लैरिटी चाहिए आपको, किस तरह की हैयत की चाहिए, क्या उसकी शक्ल हो। मैं कहता हूं कि आप लोग यहां बैठ के अल्टीमेट फैसले, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी की नहीं कर रहा हूं, फैसले दे रहे बगैर इंफॉर्मेशन के। तरतीब दें, कौन सा वाकया कब हुआ, उसमें पाकिस्तान का क्या कसूर था, कब दाऊद के बाद कौन आया, फिर उसके बाद जो तरक्की का क्या हुआ, फलां का क्या हुआ, फिर हिजबुल्लाह कैसे आया, फिर कहां से तालिबान है। जब नसीरुल्लाह बाबर ने कहा कि हमारे बच्चे हैं, उससे पहले क्या वो मौजूद नहीं थे? हमने तालिबान जरूर पैदा किए और उनके अंदर हमने घुसाए। हालात देखे, एक पूरी दुनिया की सोल सुपर पावर हमारे ऊपर पूरे तेजी कट्टर मार रही है, अफगानिस्तान के ऊपर आग और खून का खेल बरसा रही है, और वहां आप कह रहे हैं जी कि आपको पता क्या करना चाहिए था, फलां से। इतने बड़े हमारे दिमाग थे तो काश इनको कंसल्ट कर लिया जाता। पाकिस्तान खुदा गवाह है कि सबसे ज्यादा ये होता है कि प्रोपेगेंडा बैट्स होता है और हम उसको असल में न्याजी साहब बात ये है ना, न्याजी साहब गुजारिश ये है, तालिबान के पीछे पड़ जाते हैं। न्याजी साहब बात ये है ना, बातों को नहीं, ये बड़ी एक फ्रेमलेस गुफ्तगू। न्याजी साहब बात ये है कि आपका जो रिच नॉलेज है हम तो उससे मुस्तफीद होते हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर मौजूद है कि अफगानिस्तान के नाम पर यहाँ भी लेजिटिमेसीज ली गई हैं, अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाया गया, और जो क्राइम और ये टेरर का नेक्सस है, जो क्राइम और टेरर का नेक्सस है न्याजी साहब, वो भी आज हमारे सामने है। बहरहाल इधर रुकिएगा मलक साहब, ये फरमाइए कि अफगान तालिबान के एक बात सुनते हैं जी, एक फिक्र सुनते हैं जी। आयरलैंड के अंदर कोई बैरूनी ताकत की मदद नहीं थी, और जो तामिल मूवमेंट थी श्रीलंका के अंदर, जब उन्होंने राजीव गांधी को कत्ल किया, हमें पूरे इत्तलात नहीं होती, और जब श्रीलंका ने इंडिया के अंदर जाकर अटैक नहीं किए तब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हुई। अब पूरी चले इस पे तो बहरहाल और डिबेट हो सकती है ना न्याय साहब, तालिबान से मिलाएं या किसी से मिलाएं। इस पे तो और डिबेट हो सकती है कि एलटीटी को कौन सपोर्ट करते रहे, लेकिन मलक साहब मैं मलक साहब का पॉइंट ले लूं। मलक साहब ये फरमाइए कि मुल्ला अमीर मुतक्की दिल्ली में बैठ के हमें कह रहे थे, सबक सिखा रहे थे कि अंग्रेज से पूछें, अमेरिका से पूछें, सोवियत यूनियन से पूछें। आज तालिबान अफगान रिजीम से कौन पूछे कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में सियासी बयानात उनके तालिबान के यहाँ कुछ लीडरशिप ऐसी है जो देती रहती है, और वहाँ उनके आपस में भी इख्तलाफात हैं। बाज लोगों का टिल्ट है थोड़ा बहुत, आप समझें कि हिंदुस्तान के हवाले से, लेकिन मजमूई तौर पे कुछ शायद ऐसी इतनी पजीराई उनको नहीं है वहाँ पे जो है उनकी सफ़ों के अंदर। बात जो बदर साहब कर रहे हैं और जो न्याय साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बात एक ही है। मदर साहब ने जिस चीज की निशानदेही की उस पर कोई दूसरी राय बन नहीं सकती कि हम कंप्रोमाइज रहे हैं। हम हमारे यहाँ जो मैंने आइडियोलॉजी की जो बात की थी, बड़ी बारीक सी लाइन मैंने आपके सामने रखी थी। वो लाइन ये है कि हमारे यहाँ लोग आइडियलाइज करते रहे हैं। पाकिस्तान लाहौर में बैठ के लोग कहते रहे तालिबान का निजाम आ जाना चाहिए, आपको याद होगा। यानी पाकिस्तान में बैठ के लोग कहते हैं हमें एक और एक ख़ुमैनी पाकिस्तान में भी चाहिए। ये जब हम आइडियोलॉजी में जाते हैं तो लोग उसमें आके आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज। मलक साहब, ये आइडियोलॉजिकल फैक्टर था। मेरियट में बम्बंग हुई, दूसरे दिन एक बड़े अखबार में जस्टिफाई किया हुआ था उसको।
मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए हमें अगर देखना होगा, मैं अगर सूरत हाल को देखूं, इसका तजिया करूं, तो हमने अफगानिस्तान की जो जंग हुई रशिया के आने के बाद एक बुनियादी गलती जो की वो हमसे हुई, जो ईरान ने नहीं की। वो ईरान से हमें सबक सीखना चाहिए था। ईरान ने भी मुजाहिदीन की वैसे ही मदद की जैसे हमने की। ईरान ने भी दरवाजे वैसे ही खोले जैसे हमने खोले थे। ईरान ने बॉर्डर्स के ऊपर अफगान महाजिरीन के कैंप बनाए और इस बात को पाबंद कर दिया गया कि कोई तेहरान नहीं जा सकेगा, कोई मशहद नहीं जा सकेगा। उस बॉर्डर की उस पट्टी से उनको आगे जाने की इजाजत नहीं थी। हिज़्ब वहदत भी वहां पे मौजूद थी, अफगान मुजाहिदीन भी वहां पे मौजूद थे। हमने पूरा पाकिस्तान खोल दिया उनके लिए, ये हमसे बुनियादी गलती हुई। फिर उनको जो यहाँ पे लोकल वो ब्राइब करके उन्होंने शनाख्ती कार्ड भी बना लिए, यहाँ कारोबार भी कर लिए। अफगान महाजिर पूरे मुल्क के अंदर फैल गए और जिस तरह सब कर रहे हैं, कराची तक जा पहुंचे। कराची के ट्रांसपोर्ट के कारोबार के ऊपर, लकड़ी के कारोबार के ऊपर, सोराब गोल्ड, जगह जगह जाके उन्होंने अपने जो है वो कब्जे जमा लिए। हमसे ये टेक्निकल पहली गलती। अब मलक साहब ये हो रहा है कि अफगान महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है और ये जो दूसरी चीज़ें हैं इनको भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब नियाज़ी साहब, जनाब मलक साहब, जनाब मदर अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला। नादरीन, कल गुज़श्ता रोज़ पेशावर में यूथ पार्लियामेंट का इजलास था, मैं वहाँ पर मौजूद था। एक शो रिकॉर्ड किया जो हम प्रोड्यूस करके चला देंगे, लेकिन चंद चीज़ें मैं सामने रखना चाहता हूँ। एक तो यूथ पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि वो सियासी कारकुन भी थे और अपनी सियासी वाबस्तगी का बरमला इजहार करते हुए वो एक दूसरे की क़यादत पर तंज भी कर रहे थे। अख्तियार वली खान साहब की तकरीर के दौरान चंद नौजवान खड़े हो गए, वो बात करना चाह रहे थे, जिस पर अख्तियार वली खान ने कहा कि मैं अपनी तकरीर के बाद आपसे आपके सवालात लूँगा। और उन्होंने फिर चंद यूथ पार्लियामेंट के अरकान के सवालात लिए और उनका जवाब भी दिया, वो भागे नहीं थे। इसलिए मैं ज़रा ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे तबसरे आज आते रहे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।